सब बिना नाम के सब्सक्राइबर है। मुझे अपने किसी सब्सक्राइबर का नाम नहीं मालूम, नंबर नहीं मालूम। और मैं सब्सक्राइबर छोड़, मैं तो अपनी ट्रैवलिंग में नहीं नाम पूछता किसी का। अभी ये 2 महीने के दौरान कितने लोग मिले हैं, उनमें से कई अच्छे दोस्त भी बने, और किसी का मैंने ना नाम पूछा ना नंबर। ये तो सबक सीख लिया ना कि रास्तों से दोस्ती नहीं करनी है। अगर आप रास्तों से दोस्ती करोगे तो मंजिल तक पहुंचने का सफर आपका स्लो हो जाएगा। अब तुम लोग तो चिपक गए हो, तो क्या करें। पर नए कोई नहीं बना। मतलब अब मेरे पास वही जो पुराने 2-3 दोस्त है वो है, नए मैं बनाता नहीं। वो कारवा की स्पीड स्लो हो जाएगी। आप जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर ले, जितना बड़ा काफिला होगा उतना काफिला स्लो चलेगा। तो अपना तो सिंपल सा फंडा है कि भाई मेरी स्पीड वही रहेगी, तुम्हें साथ चलना है तो चल लो। दूर से पत्थर मार लो, साथ चलना है चल लो, है ना। ये पहले अकेले आए थे ना? हाँ, ये इनसे तो मेरी जाने से 2-3 महीने पहले ही तो बात मुलाकात। 2-3 महीने थोड़ी, फिर कहीं पहले ही तो आए थे तुम्हारे जाने से, हाँ जब बाहर बैठे थे। हाँ ये जब रोहित जी आए थे, उसके साथ में तो ये आए थे। हाँ 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 रोहित जी आए हाँ। थे रात को, ये उससे पहले रोहित आए थे। शर्मा भोपाल रोहित से। शर्मा जी आए, तभी तो ये सुबह आए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी दिन ही तो हाँ शाम को इनसे मुलाकात हुई। हाँ, फिर एक और सब्सक्राइबर मुझे बाहर मिल गए थे, वो जो डोडो वो के जो बारे हाँ में डोडो पूछते के थे। बारे में पूछे थे। और रात को उसी दिन रात को वो रोहित शर्मा से वो मुलाकात 3-4 हुई। दिन रहे थे। तो कितनी, 1 महीने पहले की बात होगी। हाँ, जाने से जाने पहले। से 1 महीना पहले मैक्सिमम। तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं? मेरे ख्याल से शायद गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव से 1 महीना पहले गए थे और 1 महीने बाद फिर आए हैं ये। नहीं, 2 महीने तो ये दो रहे महीने थे। तो दो मैं ही महीने हाँ ट्रेवलिंग में था। हाँ, ठीक है, 3 महीने बाद आए 3 महीने हो गए ना। तो वो बोल के ही गए थे कि मैं अपनी वाइफ अब को वो लेके उन्होंने उस टाइम भी बोला था, पर मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये सवाल जन्म लेते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सवालों को लेके इतने गंभीर होते हैं कि उसके जवाब खोजने के लिए चल दे। और वो उस पे फिर उम्मीद ज्यादा है कि उस पे अमल भी वो करेंगे, क्योंकि गंभीर है तो लेंगे गंभीरता से उसे, या कोई नया सवाल कुछ और ढूंढेंगे। संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कुछ संभावनाएं नहीं बढ़ है। जाती हैं, श्योरिटी का कोई वो नहीं है। अगर मैं तो रिकॉर्डिंग करके डालता नहीं हूँ। अगर मान लो जैसे जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं आज की डेट में अब तक शुरू से, अगर मान ले मैंने सबके वीडियो रिकॉर्ड करके डाले होते या आधों के भी डाले होते, तो आज की डेट में बहुत सारे लोग आते। क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पर वो मेरे कुछ व्यवहार ऐसा दिखता है कि मैं जैसे मतलब हाँ नहीं, रूखा हूँ, बदतमीज ये हूँ। भी एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे अब सब सपोज किसी के व्यवहार के भी हम वो तो, अब हम वीडियो में जैसे पता लग रहा है कि भी आ रहे हैं सब्सक्राइबर, बात कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, क्या बात हो रही है, किस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जब तक बाकियों को ये नहीं पता चलेगा तो उनके क्वेश्चन कुछ के तो वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, कि जब सपोज 10 लोग ऐसे हैं जिनका उसी से मिलता जुलता सा एक कोई कंफ्यूजन है, उनको भी समझ में आ उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। मेन पंगा क्या है मालूम है, कुछ लोग हिम्मत जुटा लेते हैं कि चलो यार इसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, पर वो झेल नहीं पाते बाद में। जैसे अनवर भाई आए थे, तो अनवर भाई के साथ तो मकसद ही यही था कि भी वो आएंगे, हम बातचीत करेंगे, और जो भी बातचीत करेंगे उसको रिकॉर्ड करके डालेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो देखते हैं, बहुत सारे मतलब जो भी 400-500 हजार लोग देखते हैं, उनमें से कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे। एक के भी अगर मन में है तो उसको जवाब मिल जाएगा। पर क्या होता है जब कोई छवि प्रधान व्यक्ति होता है, इमेज कॉन्शियस, तो फिर वहां कहानी का गड़बड़ हो जाती है कि वो सवाल और जवाब में अपनी छवि मेरी कैसी बन जाएगी। अपना मुकाम ढूंढता है कि यार इसमें तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, मैं कम अकलमंद लगूंगा। अब मैं ज्यादा अकलमंद नहीं हूँ, आप कम अकलमंद हो, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं, या जितना पढ़ा आप उसी पे अड़े गए, है ना। तो मैं थोड़ी अकलमंद हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। आप लोग अपनी एवरेज से नीचे जा रहे हो, तो उस चक्कर में वो फिर क्या करते हो, कहते हैं अरे यार इसके साथ अगर बात करी तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये तो 2 मिनट में जवाब दे देगा, और जवाब भी अपने ही तरीके से देगा, लिहाज भी नहीं करेगा कि यार कोई देख रहा है। तो इस जो अभी ये जो फैमिली आई थी, इस फैमिली की एक खास बात ये थी कि बहुत कम फैमिली ऐसी आई हैं, मतलब इनके अलावा शायद कुछ ही फैमिलीज ऐसी आई हैं मेरे पास, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मतलब मेरे सीखने के लिए तैयार हैं या सीखने को तैयार है। भले ही कुछ मुद्दों पे असहमत है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर
तैयार है कि हाँ ठीक है यार इस बंदे से बात, रजामंदी है। मान लो हस्बैंड कह रहा है कि इसको 10 बात पता है, वाइफ हम्म। कह रही है कि नहीं 10 नहीं 6 पता है या 4 पता है, ये तो है। हम्म। पर ऐसी बहुत कम फैमिली है, ज्यादातर केस में जहाँ पे वाइफ, कई तो लेडीज के मेरे पास फोन आए इंस्टाग्राम वगैरह पे कि यार आपकी वीडियोस देख के और आपका लाइफस्टाइल देख के हमारे को बड़ी उम्मीद जगी, ये हुआ, पर हमारे हस्बैंड की आइडियोलॉजी बिल्कुल आपसे अलग है कि वो ग्रोथ और पैसा और ये। और कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में हस्बैंड्स ने आके बोला है कि हमारी पत्नी तो आपकी शक्ल भी नहीं पसंद करती, वो कहते भी ये तो इसको उसमें ले इसको तो जाके ब्लॉक कर दो, सन्यासवास हाँ में या इसको भी तो ब्लॉक। पैसों को बोलेगा वो बेकार है। यार मैं वो, उनको लगता था पता नहीं मैं कौन सी जंगलों में ले जाऊंगा इन लोगों को। मैं खुद तो 1 महीना थाईलैंड रह के आया हूँ, मैं किसी को जंगलों में लेके जाऊंगा? मैं लोगों को जीना सिखा रहा हूँ वर्तमान में, और सिखा नहीं रहा हूँ, मैं कोई ठेका जी नहीं के ले रखा दिखा है, रहा हो बस तू, मैं जी रहा हूँ, जी मेरे के पास एक दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म है, मैं वो बता रहा दिखा रहा हूँ, हूँ। लोगों के समझ में आ रहा है। एक तो होता है ना कि नहीं नहीं यार मैं मिशन पे हूँ, मुझे लोगों को, दुनिया जल रही है, मुझे बचाना है दुनिया को, ऐसा कोई बोझ नहीं ले रखा मैंने। तो वो समझते हैं कि अरे यार इसका पंगा ये है कि ये इसके चक्कर में आएंगे तो ये तो ये हमारे बंदे बच्चों को स्कूल छुड़वा देगा। मेरे तो खुद दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ के करना है ना, ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। या उनको लगता है कि यार ये तो पता नहीं केले के पत्तों पे खाना और खिलवाएगा। कमाल की बात देख के भाई, अगर स्कूल छुड़वा देगा या, तो आपको इसमें बात करने को कुछ उसकी थोड़ी और टहमे जाने का मौका मिलेगा, है ना। सपोज आप असहमत भी हुए, कम से कम आपने एक नया दृष्टिकोण तो देख लिया इसी बहाने। अरे यार असहमत तो होते नहीं ना ये, असहमत होने के लिए सॉलिड इनको पॉइंट चाहिए कुछ। तर्क चाहिए, तर्क के लिए अकल होनी चाहिए, नॉलेज चाहिए, अकल चाहिए। अकल चाहिए। अकल मंद होने कैसे पता लगाओगे आपके अंदर अकल है? तो उसके लिए आपको तार्किक होना पड़ेगा कि यार ये बंदे ने जो बोला है समझ तो नहीं आ रहा है, पर पहले चलो समझने की कोशिश तो करें। वो तो सीधा है कि क्या बकवास है, वो तो सिंपल है। तो जब कोई किसी भी चीज को, मुझे नहीं किसी भी चीज को जब आप सीधा खारिज कर देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अकलमंद नहीं हो। आपको दूसरे का नजरिया जरूर समझना पड़ेगा। जैसे एक लेडी है, रिचा नाम है, कभी कभी नेगेटिव कमेंट भी आते थे उनके, पर जब मैं बैंकॉक से लाइव हुआ तो उससे पहले एक बार उन्होंने बोला कि थाईलैंड एक, आई एम नॉट श्योर, पर मेरे ख्याल से उन्होंने ही बोला था कि थाईलैंड तो एक बकवास जगह है, मैं मतलब मुझे तो पसंद ही नहीं है, या कुछ ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने एक पूछा कि आप कितनी बार आए हो यहाँ? हालांकि अगर वो कहती हैं कि मैं 10 बार भी आई हूँ तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10 बार आए तो आपको ज्यादा पता होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो अक्लमंद होना ना बहुत जरूरी है। अब वो एसेट छोड़ जाओगे आप अपने बच्चों को, अकल आप दोगे नहीं, तो उसका फायदा क्या होगा? नहीं, ये भी आए थे जैसे सब्सक्राइबर, तो भाभी पूछी थी भी जैसे वो कुछ सामान वामान लेके लेके आए, उसके पीछे की आइडियोलॉजी तुम बता दे, क्या अलग होगी वो क्या है? हाँ, सामान क्या, वो जो घर का सामान ले घर आए? के सामान कुछ में भी वो ऐसी लेके चीजें आता है, नहीं क्योंकि बाबा एक जी आदमी ने- को होता है कि भाई जा रहे हैं, जैसे एक संस्कृति भी है या वैसे भी हमें होता है भी चलो कुछ ले जाते हैं, लेकिन वो क्या लेके आ रहे हैं इससे उसकी एक आइडियोलॉजी थोड़ी सी पता चलती है। नहीं, वो तो देख, जो भी आदमी जो भी काम करता है ना, उससे उसके बारे में मालूम पड़ जाता है। वो अकल नहीं है और ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मेरे साथ समस्या ये हो रही है कि मैं अलग क्यों होता जा रहा हूँ लोगों से, क्योंकि उनके छोटे छोटे एक्शन से मैं उनकी आइडियोलॉजी पता लगा लेता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही होता हूँ। जैसे तू 6 बैग लेके आया था, तो मेरे को उससे मालूम पड़ गया था कि तुम्हारा मतलब तेरा और तेरे परिवार का, या तेरे दोस्त और दोस्त के परिवार का, जो तुम 2 फैमिली आए थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। उनके बैग, तुम्हारे बैग का साइज, बैग की शेप, बैग का कलर तुम्हारी आइडियोलॉजी बताता है। तुमने किस रंग के कपड़े पहने हैं वो तुम्हारी आइडियोलॉजी बताता है। तुमने कैसे बैठे हो वो तुम्हारी आइडियोलॉजी बताता है। तो अब ये जो किसी के घर जा रहे हैं, कोई सामान लेकर के जा रहे हैं, ये एक संस्कृति भी बताता है, पर कि भी ये संस्कार है जी, किसी के खाली हाथ क्यों जाए, है ना। पर ये यहाँ तक सीमित नहीं है, सिर्फ हो सकता है वो दिखावा भी हो, किसी आदमी को अपनी उदारता या अपने हम्बल होना या अपने आप को संस्कारी दिखाने का तरीका यही होता हो, ये भी तो हो सकता है। तो जैसे से नीचे जाओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल आएंगे। एक ऑप्शन तो ये कि अरे यार ये तो रिवाज है ना, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाता, ये तो बात सिंपल खत्म हो हो गया। गई। हाँ बिल्कुल। पर अगर अंदर जाओगे तो इसके और भी कई रिवाज कारण क्यों है। है, क्यों रिवाज क्यों नहीं बना है? रिवाज, ठीक है, पर यही चीज
रिवाज क्यों है ये तो और अलग बात वो हो तो गई। बहुत ही डीप हो गया ना। डीप नहीं, बहुत पीछे चले गए आप। डीप नहीं मतलब पीछे चले गए। हम ये कह रहे हैं कि वो रिवाज की वजह से लाया है, वो शो ऑफ की वजह से लाया है, वो अपनी उदारता के लिए लाया है, वो चमकाने के लिए लाया है, वो अपने पैसों के घमंड की वजह से लाया है। अब ये जो फैमिली जो घर का सामान लेके आई है हमारे लिए, तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, आपके ऊपर तरस की भावना से ला सकते हैं कि बेचारे, वो मुझे लगता नहीं कि ये कारण होगा, क्योंकि जब हम बेचार के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, बेचारे के दृष्टिकोण से, तो हम इस तरह के सवाल नहीं लेके बात आते नहीं हैं। करते ऐसे, फिर तो रख के हाँ, चले जाते हैं भाई फिर तो ये। आते हैं, ठीक है जी आपका गोवा में होना हमारे लिए बहुत है, और बस आके वो है। मेरे कई सब्सक्राइबर जो मुझे इस तरह की चीजें भेज देते हैं बिना मेरे से पूछे, पर उसके पीछे का कारण तरस की भावना है। तो मुझे पता होता है कि मेरे किस दोस्त ने किस वजह से मदद करी, या कौन सा सब्सक्राइबर क्या चीज लिखा है। अब आती बात की आइडियोलॉजी क्या है, ये कारण तो मुझे नहीं लगता कि ये कारण नहीं है कि वो आपके तरस खा घर गए का सामान इसलिए लाया कि बेचारे, बेचारा वाला वर्ड नहीं है, थे। वो तो उनको मालूम है कि ये कौन क्या है, ठीक है। फिर क्या कारण होगा, एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे गोवा में एक त्योहार है हल्दी कुमकुम, उस त्योहार के अंदर हर एक घर के लोग, लेडीज दूसरे के घर जाती हैं, वहाँ टीका वगैरह होता है और घर का सामान दिया जाता है। क्या सामान, चाय पत्ती, विम बार, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कोकोनट ऑयल, रोजमर्रा के इस्तेमाल की टूथब्रश, चीजें। टूथपेस्ट, इस तरह की चीजें दी जाती है, ठीक है। तो ये त्योहार क्यों बना, इसके पीछे एक विचार है, एक विचारधारा है, और ये लोगों को वो त्योहार के बारे में मालूम नहीं है, पर फिर भी ये किसी के घर में वही घर की चीज लेके गए। तो आइडियोलॉजी मैच हुई। आइडियोलॉजी क्या क्या होता है कि आईक्यू लेवल मैच हुआ, इसलिए आइडियोलॉजी मैच हुई। आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई, आईक्यू लेवल मैच हुआ। जिस आदमी ने वो संस्कृत संस्कार बनाया कि भी ये त्योहार बनाते हैं, ऐसे ही वो आईक्यू लेवल पे इनका आईक्यू लेवल था कि इसके घर अगर मिठाई भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी या चीज, दिल्ली से कपड़ा आए हैं, लत्ता कुछ भी ले ऐसी जा चीज ले सकते हैं, आती है, दिल्ली की फेमस है या कुछ या ऐसे, कुछ भी, कुछ बहुत भी, सारे अलग बहुत अलग सारी लोग, चीजें। है ना। जैसे सबसे पहले सब्सक्राइबर तो किताब लेके आए थे पहल के लिए, जिसमें दुनिया के कामयाब 365 लोगों की छोटी छोटी स्टोरीज थी। तो आप क्या दे रहे हो, उससे आपकी सोच मालूम पड़ती है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके प्रति रिस्पेक्ट मालूम पड़ती है। उनको मालूम, वो जो चीजें लाए हैं उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे यूज में ना आए, एक भी चीज ऐसी नहीं है ना। जैसे मेरे एक और सब्सक्राइबर है, उनके साथ हमारे बड़े फैमिली टर्म्स बन चुके हैं। वो जब भी आएंगे तो वो कोई ना कोई हेल्दी चीज ही लाएंगे, मतलब कीमिया, कीमिया खजूर, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे को जरूरत भी हो और हेल्दी हो। दाल लाए थे। या कुल्था दाल होती है एक, वो लाए थे। ये लोग जो चीजें लाए वो रोजमर्रा की, तो ये एक सोच तो मालूम पड़ती है, प्लस आपके प्रति रिस्पेक्ट भी मालूम पड़ती है, और फैसले की क्षमता। जबकि ये चीजें देने में लोग झिझकते हैं कि यार किसी के घर जाके क्या हम साबुन तेल शैम्पू देंगे, पर सच ये है कि साबुन तेल शैम्पू की ही उसको जरूरत है ना। जैसे मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहा था, तो वो कर्नाटका पार होने के बाद मेरा कर्नाटका में ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो गया था कि मुझे हर कोई चाय पिला रहा है, या खाना खिला रहा है, या नारियल पानी पिला रहा है, या कोई पानी की बोतल लेके आ रहा है। तो उसके बाद मैं बोलता था नहीं, वो कहते थे अच्छा आप क्या लोगे, आप क्या लोगे। मैं कहूँ ये कुछ नहीं लूंगा, मेरी टूथपेस्ट खत्म हो रही है, टूथपेस्ट दिला दो, 10-10 रुपए वाले 2 सर्फ के पैकेट दिला दो, क्योंकि मैं जहां भी रुकूंगा कपड़े धोऊंगा। तो वो बड़े हैरान होते थे और खुश होते थे कि कम से कम सामने वाले ने, वो दिला रहे हैं 500 रुपए का सामान, मैं क्या करूंगा 500 रुपए का सामान, हाँ वो तो वजन ही वजन बढ़ाएगा उल्टा। लाद के घूमूंगा। मुझे चाहिए 2 सर्फ के पैकेट, एक टूथपेस्ट। एक बार, हाँ, एक एनसीआर, वो CANRC का स्ट्राइक था केरला में, तो उस दिन हड़ताल थी पूरे केरला में, और उसी दिन मैं निकला, मतलब केरला में कहीं रुका हुआ था, तो मैं निकला, अपनी जर्नी को शुरू किया मैंने। तो मुझे एक आदमी मिला आगे, उसने बोला कि क्या लोगे आप, माजा ये वो। मैंने कहा मुझे ना अपना 2 या 3 पार्ले जी के पैकेट दिला दो, कि अगर कहीं, और स्ट्राइक ऐसी थी कि ढाबे तक भी नहीं खुले थे, और मैंने तो जंगलों में से गुजरना, पता नहीं वहां कुछ होगा नहीं। और यकीन मानेगा उस दिन वाकई में रात को मैं एक मंदिर में रुका, और रात को डिनर में मैंने वो 2 पार्ले जी के पैकेट खाए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसी चीज को कमाओ ना। अगर आज आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप 1 लाख रुपया कमाओ। आप क्या कर रहे हो, आज 1 लाख की जरूरत है वो तो अलग बात है, कल 10,000 रुपए की जरूरत है वो भी आज ही कमा रहे हो, परसों 10,000 की जरूरत है वो भी आज ही कमा रहे हो, बैकअप के नाम पे। तो बैकअप का तो कोई एंड ही नहीं है ना। मतलब
तो किसी भी आदमी से पूछ ले कि भाई आपके जीवन का फलसफा क्या है, जीने का, जिंदगी जीने का फलसफा क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसे पता ही नहीं। वो कहेगा वो जो राम की है वो वाली, जो श्याम की है वो वाली, जो रमेश की है, जो सुरेश की है वही अब बनी है। उसे मालूम ही नहीं कुछ। भाई तू राम श्याम या रमेश सुरेश के साथ थोड़ी पैदा हुआ है, अकेले पैदा हुआ, तो तेरा फलसफा भी तो अकेले होना चाहिए। तो ये हाल है। फिर कुछ नहीं होगा, ये वक्त जाया कर रहे हैं, उसके बाद में 10-20 साल बाद जाके इन्हें एहसास होगा। तब तक ये इतना आगे निकल चुके होंगे, फिर ये कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर अब कुछ नहीं हो सकता तो क्या करें, तो चलो इसी को ही सही मान लेते हैं। फिर ये इसी को ही सही मानते रहेंगे। फिर अपने बच्चे को बोलेंगे हमें सिखाएगा, हमने दुनिया देखी है, हमें सिखाएगा, हम पागल हैं, हमने जिंदगी भर तुम्हारे को पाला पोसा। अबे डॉक्टर ने बोला था क्या? डॉक्टर ने बोला था? आपने अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए बच्चा पैदा किया, उसका ठीकरा भी बच्चे के सिर पे ही डाल दिया। माओ को देख लो, मैं 9 महीने तुझे कोख में रखा, ऑप्शन थोड़ी था आपके पास। क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन था 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने? तब आप कहोगे जी देखो मैंने तो 9 महीने चुना। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। अरे असली स्वर्ग तो बाप के पैरों के नीचे होता है, प्रॉपर्टी तो वहीं से ट्रांसफर होनी है। मतलब ये कुछ नहीं है, इनकी गलती नहीं है, ऐसा कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ। ये फिल्मों ने दिमाग खराब किया है। 2500 साल पहले सुकरात ने ये बोल दिया था। ये जो फिल्म में रंगमंच, ये फिल्मों में नहीं तो बोला ना, मैंने तुझे अपना पेट काट के पाला है। प्रैक्टिकली पेट काट के कोई पाल सकता है? आप कहोगे नहीं नहीं यार क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, तो मुहावरा है। हाँ तो कौन सा पेट काटा ये बता दो। क्या बच्चे को इतने पेट काटने की जरूरत थी जितना तुमने काट डाला बेमतलब महान बनने के चक्कर में? खुद ही महान दिखा रहे हो, खुद ही महान की सिंपैथी गेम भी खेल रहे हो। बच्चा कह रहा है मैं तो 50 पैसे की टॉफी में खुश था, तुम कैडबरी का चॉकलेट मुझे दिलाने के नाम पे गधा मजदूरी कर रहे हो, तो मेरी क्या गलती है? उसको तो मजा 50 पैसे की टॉफी में भी आ रहा है। माँ, ये सबसे ज्यादा समाज का बेड़ा गर्क माँ ने किया है। औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन माँ निकली। और माँ किसकी माँ? इस मामले में जावेद अख्तर ने बहुत अच्छा बोला, कभी देखो मौका मिले तो जावेद अख्तर के व्यू सुनना इस पॉइंट पर, कि माँ मतलब किसकी माँ? तुम्हारी माँ तो देवी, पैरों के नीचे स्वर्ग, और तुम्हारे बच्चों की माँ वो तुम्हारी पत्नी, उसको तो तुम फूटी आंख नहीं भा रहे, उसको तो तुम पसंद नहीं कर रहे, या उसमें तो तुम्हें 10 कमियां निकल रही है, पर वो भी तो माँ है ना। एक तुम्हारे बच्चों की माँ है, एक तुम्हारी माँ है, एक तुम्हारी माँ की माँ है, एक तुम्हारे बाप की माँ है। कौन सी वाली माँ को तुमने बोला उसके पैर के नीचे स्वर्ग है? और अगर सबके नीचे ही स्वर्ग आ गया तो फिर तो संस्कार ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कैसे चलेगा संसार? अगर सबकी माँ को ही आपने स्वर्ग बना दिया कि पैरों के नीचे स्वर्ग है और सब माँ, तो जो तुम्हारी बेटी है वो भी कल को माँ बनेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आज मैंने अपनी बेटी का कान मरोड़ा तो मैंने भविष्य की माँ का कान मरोड़ दिया, वो ये तो बहुत गलत हो गया है। या मैंने इसको डांट दिया तो मैंने तो एक माँ को डांट दिया, और माँ के तो पैर के नीचे स्वर्ग होता है। तो ये माँ जो है पर्टिकुलर एक माँ की बात हो रही है, और हर आदमी अपनी ही माँ की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया इसमें जावेद अख्तर के विचार है कि बहुत बढ़िया खाना भी बना दे पत्नी, देखो तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया, और माँ के हाथों की तो बात ही कुछ और है ना। मेरी मम्मी ये अचार बहुत बढ़िया डालती है, और 20 साल पहले खाया था तुमने, स्वाद भी नहीं याद रहा होगा, उसने बहुत बढ़िया बनाया है, और वो बात नहीं है। तो तुम भी तो एक माँ का अपमान कर रहे हो ना। अपनी माँ को हीरो बनाने के चक्कर में तुमने दूसरी माँ को डाउन कर दिया। तो माँ भी तुमने चुनी हुई है। मैंने एक सब्सक्राइबर को ब्लॉक ही इसी चक्कर में कर दिया था। मेरा बहुत बड़ा दीवाना था, ऐसा फैन था कि रात को 2 बजे 3 बजे फोन करता था, और वो कहता था मुझे मालूम है आप इस समय जाग रहे हो। एक दिन किसी बात पे वो मुझसे असहमत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी फोन पे घंटों बात चल रही थी, फोन की बात है। कह रहे जी आपने आज वीडियो डाला है ना, उसमें वो एक बात समझ में नहीं आई। क्या होता है ना, जब आप क्लोज हो जाते हो ना तो फिर आदमी ना सोचता है अब तो घर की खेती हो गई, तो अब तो सवाल खड़ा कर सकते हैं। सवाल खड़ा करो पर लॉजिक भी तो चाहिए ना। आप सिर्फ इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हो कि अब तो हम भी आपसे सीख सीख के आपके जैसे हो गए हैं। जैसे मेरे ही एक रिश्तेदार ने मेरे से ही रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो सही जगह पे नहीं खड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि यार तुझे यहाँ पे सही और गलत में से चुनना है। कह रहा मुझे नहीं मालूम, हमने तो आपसे ही सीखा है कि अपना स्टैंड लो, तो हमने स्टैंड ले लिया। मैं कहा ले लिया तो गुड बाय फॉर ऑलवेज।
अब वो स्टैंड के साथ खड़ा हुआ है बस। अच्छा, वो सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइबर ने ऐसे ही, मैंने बोला माँ के ऊपर मेरे विचार रखे। अब ये नहीं कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो या मैंने माँ को छोड़ दिया तो इसलिए मेरे विचार ऐसे। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, जब आप माँ माँ करते हो तो आपकी बीवी भी तो किसी की माँ है। अब तेरी माँ सबसे अच्छी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत, और तेरी बीवी में तुझे 10 खामी दिखे, वो भी तो तेरे बच्चे की माँ है। वो बढ़िया सब्जी बनाए तो माँ वाली बात नहीं है। और जब माँ उसकी उम्र की थी तो माँ भी सब्जी में नमक तेज करती थी, उसने भी तो बाद में सीखा होगा ना धीरे धीरे। एक औरत अभी 10 साल से शादी होकर के खाना बना रही है, एक औरत को 60 साल हो गए खाना बनाते हुए, दोनों की तुलना भी नहीं हो सकती। वो आंख बंद करके भी नमक फेंकेगी तो सही डलेगा, पर यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार नमक तेज किया होगा इस एज में। और तुम तो झंडा पकड़ के खड़े हो, माँ के हाथ का स्वाद। टीवी में ऐड आती है मदर्स, क्या वो मदर्स प्राइड, मदर्स प्राइड, और वो मदर्स, वो कौन सा मचार लाते थे, मदर रेसिपी, हाँ मदर्स रेसिपी, मदर रेसिपी, मदर ये, मदर, स्कूल का नाम था हाँ मदर प्राइड तो स्कूल, मदर रेसिपी, मदर ये, मदर वो, मदर फलाना। अबे पूरा लिखो कौन सी वाली मदर, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है वो वाली मदर की रेसिपी है। जो 25 साल की और लड़की शादी करके माँ बन गई है वो वाली मदर नहीं है, क्योंकि उसको तो अचार डालना नहीं आता। आप मदर को बेच रहे हो, आप मदर को बेच रहे हो ना एक्चुअली में। आपके सारी मदर हो गई तो फिर तो एक, मदर का नाम कैश कर रहे हैं बस। हाँ, और इमोशन के साथ में। तो फिर मदर भी तो फिर एक्सप्लेन तो करो ना, फिर उसमें लिखो ना, इंटीग्रेट्स में इंटीग्रेंट्स बोलते ना, मदर भी तो लिखो कि मदर कौन सी वाली मदर। अब एक 26 साल की लड़की माँ बन गई, शादी हो गई उसकी 25 साल में, 26 साल में वो माँ बन गई, क्या ये वाली मदर कह रहे थे कि ये इसकी रेसिपी है बहुत बढ़िया अचार की? नहीं, तुम तो वो सफेद बाल वाली बूढ़ी माँ की बात कर रहे हो, और जो शायद विधवा भी हो, है ना? बेवकूफ बना रहे हो, और बेवकूफी बना रहे हैं। तो उसने ऐसे ही सब्सक्राइबर से बात हुई, कह रहा वो जी जीवन में माँ, बड़े 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 मोटिवेशन स्पीकर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, दूरदर्शी इंटेलेक्ट, जीवन में माँ की सेवा, किसी आदमी का करेक्टर जानना हो देखो उसकी, वो अपनी माँ की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे पता लग जाएगा। कहां से आई ये? बाकी रिश्तों की तरह माँ एक रिश्ता है, आप किसी भी रिश्ते को माँ के रिश्ते से कंपैरिजन करके कम नहीं कर सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। माँ ने जन्म दिया तो दुनिया में मादा ही जन्म देती है, अभी तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि पुरुष जन्म दे सके। और मैं तो बताऊं तुझे सही बात, अगर तुम सही मायने में समाजशास्त्र पढ़ोगे ना तो बाप की इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी जीव में माँ का माँ होना तो अनिवार्य है, बाप का बाप होना अनिवार्य नहीं है। दुनिया में हर जीव में बाप संतान उत्पत्ति के बाद चले जाता है, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, ये नियम है कुदरत का। केवल कबूतर है जो घोंसला बनाने में, घोंसला बनाने तक कबूतरी की मदद करता है, उसके बाद वो भी चले जाता है। ये कुदरत का नियम है, उनको थोड़ी जाके किसी ने भड़काया है, वहां पे थोड़ी कोई महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, जीवों में माँ की मादा के प्रति अत्याचार हो रहा है। कभी सुना है ऐसा कि कुत्ते ने बच्चा पैदा किया चले गया, देखो मादा को बेसहारा छोड़ दिया, एनजीओ लड़ रही है जी, इसका वो पति छोड़ गया? ऐसा नहीं होता ना, वो तो एक सिस्टम है। पर वही समाजशास्त्र के अंदर अगर आप देखो, मनुष्यों में वो बाप बाप बन के भाग नहीं रहा है, वो पाल रहा है उसको। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एक नियम है, धरती पर जितने जीव है उनमें एक नियम है कि मादा ही अपने बच्चों को बड़ा करती है ना? पुरुष का रोल ही नहीं है, नर का रोल ही नहीं है। नर का रोल सिर्फ वंश वृद्धि के बाद खत्म कहानी, या बहुत ज्यादा हुआ तो घोंसला बना दिया, एक दो प्रजातियां हो सकती हैं ऐसी, अदरवाइज नहीं होती। पर मनुष्यों में देखो, वो आखिरी सांस तक गधा मजदूरी कर रहा है, उसके पास विकल्प है, वो भी बाकी नरों की तरह जा सकता था, वो भी यहाँ से रेफरेंस पिक कर सकता था, पर वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तो माँ के पास तो ऑप्शन है ना, माँ के अंदर तो हार्मोन्स के बदलाव हुए। माँ क्यों बनती है, माँ अपने बच्चे के लिए क्यों जान गवा देती है, अपनी लड़ पड़ती है? इसलिए नहीं कि वो माँ है, इसलिए कि उस समय उसके अंदर हार्मोन्स चेंजेस हुए, मादा वाले हार्मोन्स बहुत एक्टिव हैं, मातृत्व वाले हार्मोन्स एक्टिव हैं, इसलिए इस समय वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जान भी दे देगी। पर यही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो हार्मोन्स जब बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद में उसका बच्चा कल का मरता आज मर जाए, किसी भी मादा को फर्क नहीं पड़ता। जब कुत्ते का पिल्ला मरता है तो माँ रोती है, जब वही पिल्ला 1 साल बाद मरता है उसे फर्क नहीं पड़ता।
तो माँ का माँ होना तो उसके हार्मोन्स के चेंजेस है, बाप में तो हार्मोन्स के चेंजेस ही नहीं हुए। वो फिर भी साथ में खड़ा हुआ है, मकान बना रहा है, लोन ले रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, फीस जमा कर रहा है। अगर आप सही मायने में समाज शास्त्र में देखोगे तो माँ से ज्यादा उपलब्धि तो बाप की होनी चाहिए, क्योंकि माँ में तो हार्मोन्स के चेंजेस हुए ना, वो तो मतलब तभी वो तो तो उसके नेचुरल स्तनों है। में दूध आया है ना। वो तो बायोलॉजिकल है, वो तो वो एक बायोलॉजिकल है, वो जो माँ का माँ होना बायोलॉजिकल है। हम उसकी पूजा करते फिर रहे हैं। बाप में हार्मोन चेंजेस नहीं हुआ, फिर भी गधा मजदूरी कर रहा है, टिका हुआ है। असली तो तारीफ का पात्र वो है, पर हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। और फिर माँ तो माँ की दुश्मन हो गई ना। एक 60 साल की माँ 26 साल वाली लड़की की माँ का दुश्मन हो गई, क्योंकि उस माँ का बेटा ये कह रहा है कि तेरे में वो दम नहीं है जो मेरी माँ में दम है। तो वो माँ इस माँ की कंपटीटर हो गई। उसने मरोड़े उसके कान कि अबे ओए, मेरे पैरों के नीचे स्वर्ग है तो उसके पैरों के नीचे भी स्वर्ग है, वो भी तो माँ है ना। क्योंकि उस वक्त माँ को भी रस मिल रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरे राजमा गल गए थे, उसके गले नहीं। समाज में किसी को भी आपको ज्यादा तवज्जो, माँ का दर्जा कम मत करो, पर फिर बढ़ाओ भी मत। यहाँ तो पूरे शेरो शायरी कवि काव्य सब लिखे गए माँ के इर्द गिर्द, इसीलिए तो माँ की गाली बनी। बाप की गाली सुनी तूने? क्योंकि माँ को आप जिसको जितना बड़ा बनाओगे पत्थर उसी पे फेंके जाएंगे। आपने माँ को देवी बना दिया, माँ के पैर के नीचे स्वर्ग। माँ की गाली मत दियो, मतलब बाप को जो मर्जी बोल दे, माँ की गाली मत दियो। हाँ, माँ की गाली चलती है ज्यादा। सिर्फ मैंने एक गढ़वाली में सुनी है, बाप की गाली होती है वहाँ पे, बाकी मैंने नहीं कभी सुनी बाप की कुछ ऐसी गाली होती है। एक्सेप्शन को एग्जाम्पल नहीं मान सकते ना, एक इन जनरल बात हो रही है हमारी। कोई बात नहीं, हो जाए माँ कोई भी बहन, कहानी है, कोई भी मतलब किस्से या कोई शेरो शायरी या सारी बातें या गाने, यहाँ अगर किसी को हर्ट भी करना है तो भी माँ के बारे में बुला बोलेंगे, माँ को गाली क्योंकि देंगे। उसकी इमेज ऐसी बनाई हुई है ना एक। इसीलिए तो माँ ने अपने आप को बेड़ा गर्क कर दिया। माँ को माँ बनना ही नहीं है। मैंने बोला मेरे बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चा रहने दो, इनको देवी नहीं बनाना है। बहुत लोगों ने बोला अरे अच्छा कंजके हैं, मगर कंजके नहीं है, बच्चे हैं, फीमेल है तो लड़कियां हैं, कंजके नहीं है, देवी नहीं है, नॉर्मल बच्चे हैं। जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलेंगे, नॉर्मल बच्चे। देवी मत बनाओ, अपने बच्चों को बना लो देवी देवता। हर चीज को इनहेंस करना है अपनी अकल को छोड़ के। नाटकों ने इतना वो कर दिया, माँ माँ क्या क्या कहानियां चली हैं। गर्लफ्रेंड ने बोला मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, बेटा तलवार लेके गया, माँ का दिल काट के लेके आ रहा था, ठोकर लगी, वो बच्चा गिर गया, तो दिल में से आवाज आई बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसी ऐसी कहानियां। वे मूर्खों, मूर्खों, कभी इमेजिन करो कि वो बच्चा चाकू लेकर के अगर माँ का दिल काट रहा है तो उसकी माँ ने उसको क्या संस्कार दिए होंगे, और अगर माँ ने ऐसे संस्कार दिए तो फिर तो दिल कटेगा ही। कहां से कहां जोड़ डाली बात यार, कुछ भी है आता है ना, कुछ भी है ना वो करे। कि मतलब आप कि माँ का उसने ऐसी ऐसी कहानियां चली है, भगवान को लेके चली है। एक ऐसी कहानी थी, मोनू ने भी मेरे को सुनाई थी, मैंने भी कई जगह इस रील वील हुआ उस समय कि जी मैं भगवान को बड़ा मानता था बंदा, एक दिन समुद्र के किनारे तूफान आ गया, वो डर रहा है, उसको तैरना भी नहीं आता है, फिर वो तूफान चले गया, फिर उसने भगवान से कहा भगवान जी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, आप तो आए नहीं मुझे बचाने में, आपका नाम लेता रहा। उसने कहा अरे पगले, वो जो पैरों के निशान है वो मेरे हैं, तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा था। ओए होए क्या बात है, क्या बात है। अरे मूर्खों की इंतहा कर डाली तुमने यार, ऐसे तुम विश्व गुरु बनोगे, ऐसे तुम दुनिया पे राज करोगे, लोग हंसते हैं हम पर। कहां से आई है कहानियां, ये जिन्होंने कहानियां बनाई है उनके लिए सुकरात ने बोला था कि अगर एक उत्तम राज्य चाहिए तो ऐसे लोगों को राज्य से बाहर निकाल दो। कुछ नहीं करेंगे, ये बेकार की कहानियां सुना देंगे और मूर्ख लोग इस कहानियों के साथ जिएंगे। महेश भट्ट को सजा होनी चाहिए, यश चोपड़ा को सजा होनी चाहिए कि तुमने क्या कर डाला। मोहब्बतें पिक्चर में दिखा दिया कि एक गर्लफ्रेंड मर गई उसकी, वो सफेद कपड़े पहन के घूम रही है उसके पीछे आ करती हुई, शाहरुख का वो वायलिन बजा रहा है। वेयर इज मूव ऑन, शो मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ो, वो है ही नहीं। सफेद कपड़े पहना दिए ऐश्वर्या राय को, वो गोल गोल घूम रही है पीछे। अब उसके चक्कर में कितने देवदास बन के बैठ गए होंगे। महेश भट्ट की हर पिक्चर में
सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आ रहा है, लड़की सपने देख रही है, ओ मेरे सपनों के सौदागर, है ना। इस चक्कर में आधी लड़कियां कुंवारी बैठी हुई है कि मेरा सफेद घोड़े पे आएगा राजकुमार। अब वो वहां पर किसी के चेचक के दाग है, वो कह रही नहीं ये राजकुमार नहीं है, इसके दाग है। ये सुकरात ने बोला था कि ऐसी काल्पनिक चीजों में नहीं बात कर सकते, भरोसा नहीं, प्रैक्टिकल बनो, रैशनल बनो, अक्लमंद बनो। क्या है माँ के दिल से आवाज आई, अल्ले ऐसा हो सकता है? आप कहानी तो साला रियलिस्टिक बना लो, कहानी तो मिलती जुलती बना लो जिसपे बिलीव किया जा सके। कमाल, ये बिलीव कर रहे हैं। अरे बहुत मतलब नहीं बिलीव कर रहे हैं तो फिर बुक तो सही है। नहीं ना, तो फिर धरती को आपने ऑक्युपाई कर रखा है ना। आप इंसान की योनि में आकर के आप सारे संसाधन यूज कर रहे हो, प्लास्टिक जनरेट करोगे, गंदगी फैलाओगे, पेड़ों की ऑक्सीजन लोगे और इन कहानियों में बिलीव करके बूढ़े होके मर जाओगे। तो ऐसा थोड़ी होगा, आप एक अक्लमंद व्यक्ति का स्पेस खा रहे हो। या तो अक्लमंद बनो या अलविदा। ऐसे थोड़ी होगा कि आप धरती पर बोझ बढ़ाओगे, धरती थोड़ी फैल रही है, आबादी बढ़ रही है। मुट्ठी भर अक्लमंद लोग जिनकी वजह से धरती टिकी हुई है, बाकी तो अप्पा अप्पा भूख लगी यही सब करवा लो। छोड़ो यार, बस करो। नहीं अब आजकल वो इतना उसका वो काफी है। जो वो बना है त्योहार, उसकी क्या हिस्ट्री है पीछे? हिस्ट्री विस्ट्री मुझे नहीं मालूम, मैं कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं जानता हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि भी इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के एक एवरीथिंग इज माइंड गेम। जहाँ माइंड गेम होता है वहाँ आइडियोलॉजी आती है, आइडियोलॉजी जहाँ आती है वहाँ साइकोलॉजी चाहिए, फिलोसफी चाहिए। वो जो त्योहार बनाया गया उसके पीछे उसमें कितने बदलाव हो गए ये नहीं मालूम। सोचो अगर वो त्योहार 500 साल पहले बना होगा या 1000 साल पहले बना होगा, तो उस समय तो ये नहीं आते थे ना शैम्पू के पाउच वगैरह। उस समय तो लोगों के जिंदा रहने की चीजें ही बहुत जरूरी, बहुत कम होती थी। जो रोजमर्रा की चीजें बहुत कम होती थी, वो कम भी ज्यादातर घरों में ही बन जाती थी। तो ये होता था कि जिसके पास जो चीज ज्यादा बन गई उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दी। फिर अब हर चीज दुकान पे बनी बनाई बिकती है। अब ये जितनी भी चीजें लेकर के आई थी उस त्योहार में, तो वो इसमें से एक भी आइटम घर की तो थी नहीं, सब चीजें दुकानों से खरीद के दी गई थी। तो फिर भी आप दुकानों से भी कह सकते हो चलो यार दुकानदार की तो सेल बनी, एक रोटेशन, पैसा घूमा। इकोनॉमिकल देखोगे तो पैसा घर से बाहर निकला, मार्केट में रोटेट हुआ, जो घर में दबा पड़ा था। और अगर वैसे देखोगे तो एक जिसके पास ज्यादा संसाधन है उसने ज्यादा सामान कम संसाधन वाले व्यक्ति तक ट्रांसफर कर दिया, जिसके पास जो चीजें नहीं थी वो तो उस तक पहुंच गई। तो किसी भी चीज का एक दृष्टिकोण नहीं हो सकता, एक कारण नहीं हो सकता ये पर्टिकुलर कारण है। कई कारण होते हैं, मल्टीपल सोर्सेस होती हैं। हाँ, उसमें तूने किसी एक को प्रायोरिटी दे दी। अब जो इकोनॉमिस्ट है वो बोलेगा नहीं नहीं, इससे देखो दुकानदार से उसने सामान खरीदा, पैसा आया, इकोनॉमी घूमी, पैसे का सर्कल है ना। घूमा है। पर अगर आप एक वैचारिक व्यक्ति से बात करोगे उसका कोई और कारण देगा, सामाजिक व्यक्ति से बात करोगे वो उसका समाज में इक्वालिटी व्यवहार बढ़ रहा है, मिलना जुलना बढ़ रहा है। किसी के पास चीज ज्यादा उसने उसको दे दी, कम है उसके पास थोड़ा नहीं, फिर सामाजिक दृष्टि से तो मेल मिलाप बढ़ा ना। तो हर एक का अपना अलग और सबके कारण जायज भी है। पंगा ये है कि जिनको मालूम ही नहीं कारण क्या, बस वो करे जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, फिर इसमें अशुद्धता लाते चले जाएंगे, मिलावट करेंगे, गलत चीजें ऐड कर देंगे। फिर मालूम पड़ा जी वही हाल होगा जो दिवाली का हो गया। दिवाली पर वो दे रहे हैं बच्चों को चॉकलेट और कुरकुरे, पहल के पूरे दांत ही इस वजह से खराब हो गए क्योंकि दिवाली के टाइम पे इतने चॉकलेट आते थे। अब कोई चॉकलेट लेके आता है तो मैं उसको डांट देता हूँ। अभी मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं डार्क चॉकलेट लेके आते हैं, कि उनको मालूम है कि डार्क चॉकलेट के अंदर कोको होता है ज्यादा परसेंटेज का, और कोको दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कड़वी होती है तो वो दूध में आपने मिक्स करके पी ली। अब चॉकलेट नहीं लाते। मैं तो दिवाली पे लोगों को च्यवनप्राश दिया करता था। या भाई मैं तुम्हारे बच्चों का भला चाहता हूँ तो मैं उसको च्यवनप्राश दूंगा या ड्राई फ्रूट दूंगा, पर तुम तो बदले में मेरे बच्चों के लिए कुरकुरे का डब्बा उठा ला इतना बड़ा। अब मैं उसको ये प्लास्टिक खिलाऊं ये, या ये चॉकलेट ले आए हो तुम। मैंने कहा यार तुम विश करने आए हो पर नुकसान वाली चीजें दे रहे हो। विश करने आए हो, विश लेके आए हो। हाँ, विश लेके आए हो। देख क्या, ये तो शायर बन गया तुम्हें। विश करने आए हो, विश लेके आए हो। ग्रेट। चलो बंद करो इसको।